हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में मैंने बताया था GS1 का हमारा जो हिट रेट है, जो हमारे पढ़ाए हुए में से 100% है मेंस में। GS2 में अब हम चलेंगे सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट। पॉलिटी में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पॉलिटी में 110 नंबर का आया है पेपर, उसमें से 100 नंबर का एग्जैक्ट जो हमने पढ़ाया उसी में से आया है, हमारे नोट्स में से भी आया है। इसका प्रूफ इस पूरी वीडियो में मिलेगा आपको, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन मैं दूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, साथ में क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन, डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। क्या क्या करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। और इंक्रीज इन एसेट हो जाता है लेजिस्लेचर में, और उसके डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट हो जाते हैं, तो क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा या नहीं करेगा। तो करप्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। इसका आंसर लिखना है कि पहले तो आप करप्ट प्रैक्टिसेस आउटलाइन कर दोगे कि क्या क्या करप्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट हो गया, ब्राइबरी हो गया, ठीक है, बूथ कैप्चरिंग हो गया, या फिर मिसयूज ऑफ हो गया, पेड न्यूज़ हो गया, ये सब हमारी करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है। लेकिन पेड न्यूज़ हमारी वैसे नहीं है, ये हो सकती है। तो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट, क्या ये करप्ट प्रैक्टिसेस के अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती है। हाँ, अगर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट है तो वोटर मैनिपुलेशन कर सकता है, पेड न्यूज़ दे सकता है, ठीक है। और उसको जो इलेक्शन एफिडेविट है, ठीक है, सेक्शन 125A में इलेक्शन एफिडेविट गलत दिया तो वो भी एक करप्ट प्रैक्टिसेस में आएगा, ठीक है। तो ये मिसयूज ऑफ इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर हमने 6 से 7 क्वेश्चन करा रखे हैं, जिसमें वो सारे पॉइंटर्स आप यहाँ लिख सकते थे। आप ये देखो दोबारा से कि एग्जैक्टली भी हमने दे रखा है 1951, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नोट्स में। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन में दे रखा है सेक्शन 8 में क्या क्या चीज़ें डिस्क्वालीफाई करेंगे किसी लेजिस्लेटर को, कि करप्शन, मोरल टर्पिट्यूड, प्रोमोटिंग एनमाइटी, ठीक है, और फेलियर टू डिक्लेयर इलेक्शन एक्सपेंसेस, है ना, होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये सारे हमारी माल प्रैक्टिसेस में आ जाते हैं, ठीक है। सेक्शन 123 में ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, प्रमोशन ऑफ एनमाइटी। बाकी जितने भी सेक्शन है, सेक्शन बाई सेक्शन आपको दे रखा है। जैसे पेनल्टी फॉर फाइलिंग फॉल्स एफिडेविट, दैट मीन्स डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट। तो आप इसमें 4-5 सेक्शन लिख के आते तो भी आपका काम इसमें चल जाता, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। सेकेंड पार्ट में है कि वो कैसे मिसयूज कर रहा है इलेक्शन को, ठीक है। तो इसमें ये बता रखा है की प्रोविजन है, चैलेंजेस विद आरपीए, कि क्या क्या चैलेंजेस है, कि क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, उसको नहीं रोक पा रहा है आरपीए, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन हमारा नहीं हो पा रहा है इवन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, ठीक है। डिस्क्लोजर फेलियर हो रहा है, लैक ऑफ डी रजिस्ट्रेशन पावर्स है इसी आई के पास, फिर ठीक है, डुअल कैंडिडेसी हो रही है, ठीक है। पॉलिटिकल फंडिंग हमारी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड से काफ़ी ओपेक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते थे। कैंपेन रेस्ट्रिक्शंस, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता था, वो भी आपको वे फॉरवर्ड में बिल्कुल लिखना था इसमें। तो सारे पॉइंटर्स दे रखे हैं, और इस पर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रखा है सेम टू सेम, कि इलेक्शन इंटीग्रिटी इज फ्रीक्वेंटली चैलेंज बाई वॉलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो वही माल प्रैक्टिसेस होती है कि नहीं होती, कि अनड्यू इन्फ्लुएंस करता है कि नहीं करता, इट इज सिमिलर थिंग। तो यही पॉइंटर्स आपको लिखने हैं कि क्या क्या माल प्रैक्टिसेस है, पहले वो बता दिया विद सेक्शंस, ठीक है। वायलेशन किस तरीके से हो रहे हैं वो बता दिया, कि भाई वायलेशन ऑफ एमसीसी हो रहा है, मनी पावर एंड फ्री वीज है, हेट स्पीच, कम्युनल पोलराइजेशन, पेड न्यूज, सरोगेट एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मैनिपुलेशन, दिस दैट। फिर स्ट्रक्चरल एंड लीगल शॉर्टकमिंग्स। तो इतनी सारे आपको पॉइंटर्स दे रखे हैं, इसमें से 4-5 घुमा फिरा के लिखने थे बस आपको, वे फॉरवर्ड। तो सेम टू सेम क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए भी दे रखा है आपको, और सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। अब आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन ही इस तरीके से मिलेंगे, सेम टू सेम। देखो, कमेंट ऑन द नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एज कंपेयर टू कोर्ट सिस्टम, कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की हमारे लिए क्या नीड है इन कंपैरिजन टू कोर्ट सिस्टम से ज़्यादा हमें क्यों चाहिए। एसेस द इम्पैक्ट ऑफ रीसेंट ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स। अब ट्राइब्यूनल तो मोस्टली नोट्स कराते हैं, ठीक है, ज़्यादातर नहीं भी कराते हैं, हम तो भाई हमें तो पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल ये पढ़ा दिया, लेकिन रीसेंट ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स के बारे में कौन पूछ रहा है भाई। ये तो बिल्कुल ही ऐसा आ गया कि करंट न्यूज़ है और इतनी सारी तुम 365 फला पढ़ते हो, ये तो मिलेगा नहीं, ठीक है। अब देखो हमने कैसे दे रखा है ये ट्राइब्यूनल्स, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें रोल्स दे रखे हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ट्राइब्यूनल, कि कौन सी जुडिशियल होता है, स्पीडी एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू अपना नॉर्मल कोर्ट्स, ठीक है। स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज होती है जो कि नॉर्मल कोर्ट्स पे नहीं होती, ठीक है। जुडिशियल बर्डन हमारा रिड्यूस करता है, कंप्लाइंस इंश्योर करता है, जैसे टीडी सेट हो गया, ठीक है। एनवायरमेंटल जस्टिस एनजीटी देता है, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस होती है, डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल हो गया। विद एग्जाम्पल्स एंड केसेज आपको दे रखा है, इतने सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते थे। जजमेंट्स दे रखी है कि एल चंद्र कुमार जजमेंट है, ये सारी जजमेंट इसकी हैं। एल चंद्र कुमार जजमेंट में हाई कोर्ट से नीचे रखा गया ट्राइब्यूनल को, कि भाई उसकी अपील जब हाई कोर्ट में होगी कुछ ट्राइब्यूनल्स को छोड़ के, जैसे कि एनसीएलटी। इश्यूज विद ट्राइब्यूनल्स, ट्राइब्यूनल में ये कमियां हैं कि भाई उसमें ये बता रखा है ना कि कैसे बेटर है, तो बेटर है तो आप उसका वैसे भी लिखोगे अगेंस्ट,
कि ट्राइब्यूनल की कमियां क्या क्या हैं नॉर्मल कोर्ट सिस्टम से, कि इंडिपेंडेंस नहीं है, नॉर्मल कोर्ट सिस्टम में इंडिपेंडेंस है, पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस है, तो भी एक सेपरेशन ऑफ पावर का इशू आ जाता है। तो ये सारे दे रखे विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, रिफॉर्म्स दे रखे किस तरीके से हमें रिफॉर्म करने हैं। अब आप बोलोगे कि रीसेंट रिफॉर्म्स जो बताए थे उसके ऊपर क्वेश्चन किया, देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया है, क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ ट्राइब्यूनल एंड रीसेंट चेंजेस इन देयर स्ट्रक्चर अपॉइंटमेंट फंक्शनिंग। रीसेंट चेंजेस ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में दे रखा है भाई, मैंने फ्री में अपलोड कर रखे थे प्रैक्टिस क्वेश्चन अपनी एप्लीकेशन में। अगर आपने क्वेश्चन देख लिया होता, ब्रेनस्टॉर्म किया होता, तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आया है। रोल ऑफ ट्राइब्यूनल पॉजिटिव्स बता दिए, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, रीसेंट चेंजेस बता दिए, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या डायरेक्टिव हैं, है सिस्टम इंप्रूव्ड, पॉजिटिव इंपैक्ट, हाँ अच्छा इंपैक्ट आया, वीकेंड इंपैक्ट ये आया है, वे फॉरवर्ड। सेम टू सेम क्वेश्चन, शुरू के 2 क्वेश्चन हमारे सेम टू सेम उठ के आ गए हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से। तीसरा देखो, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द प्रेसिडेंट पावर टू पार्डन इन इंडिया एंड इन द यूएसए, आर देयर एनी लिमिट्स इन बोथ द कंट्रीज, व्हाट आर प्रीएम्प्टिव पार्डन्स। अब ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली नहीं आया है, हमने बस पढ़ाया था इंडियन प्रेसिडेंट की हमारी पार्डनिंग पावर क्या होती है, ठीक है। हालांकि हमने इंडिया और यूएसए का जो कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला एस्पेक्ट है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे थे, मतलब क्वेश्चंस दे रखे थे, जैसे सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है, फेडरल पावर्स में क्या डिफरेंस है, फाइनेंशियल रिलेशन ऑफ बिटवीन सेंटर एंड स्टेट क्या डिफरेंस है, वो मैं दिखाऊंगा। लेकिन ये स्पेसिफिक ये वाला नहीं करा था, लेकिन इसमें आप कुछ कर सकते थे, जैसे इंडिया के जो प्रेसिडेंट की पावर है पार्डन की, उसमें कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, पहली ये लिमिटेशन है उसमें कि भाई वो हमारा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है, ठीक है, मतलब हमारा जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो करता है। दूसरा इसमें ये है कि उसमें स्पेशल लीव ऑफ अपील, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि अगर प्रेसिडेंट ने वो किया है। यूएसए में क्या है, यूएसए में कंप्लीट डिस्क्रेशनरी पावर है, ठीक है, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है यूएसए में। प्रीएम्प्टिव पार्डन का मतलब, प्रीएम्प्टिव पार्डन अगर आप इसमें हिंदी में पढ़ो, अग्रिम माफ़ी, अग्रिम माफ़ी मतलब अभी सजा भी नहीं हुई है उसके पहले ही माफ़ी दे दी, कि कोर्ट केस चल रहा है उसके पहले ही माफ़ी दे दी। इंडिया में हो सकता है नहीं, इंडिया में तो भाई 3-4 अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद जाके प्रेसिडेंट के पास जाता है। लेकिन यहाँ पे यूएस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है ना, वो सजा सुनाने से पहले ही उसको माफ़ कर सकता है, कि सजा केस ही ख़त्म कर सकता है। इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट के कहने से किसी के खिलाफ केस ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। यूएसए में होता है। इंडिया में लेजिस्लेचर के पास भी पावर रहती है कि अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नहीं मानी तो कॉन्स्टिट्यूशनल वो हो जाता है, वायलेशन हो जाता है, तो प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। लेकिन यूएसए में इस चीज़ के लिए प्रेसिडेंट को हटा नहीं सकते, क्योंकि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये 4-5 पॉइंट इसमें लिख के आने थे, ये हमने स्पेसिफिकली नहीं बताया था, लेकिन इंडिया की प्रेसिडेंट की पार्डन पावर अच्छे से आपको बताई थी। तो ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि ये डायरेक्टली नहीं आया है हमारे नोट से, ठीक है। जैसे जुडिशियल पावर, पार्डनिंग पावर हमने बता रखी थी कि ऐसे ऐसे होगा, जैसे अफजल गुरु का एग्जाम्पल भी दे रखा होगा, अफजल गुरु के केस में पार्डन नहीं दिया था, ठीक है। अब यूएसए और जो हमारे इसकी पावर्स हैं, इंडिया की पावर्स है, उसमें डिफरेंस अच्छे से क्वेश्चन में पूछा था कि फेडरल डेमोक्रेसी है, कि तो फेडरलिज्म किस तरह डिफरेंट है इंडिया का और यूएस का इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेंशन। इंडिया में और यूएस में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो उसमें डिफरेंसेस इन स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, स्ट्रक्चरल डिजाइन में क्या क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस हमने दे रखे थे। पार्डनिंग पावर स्पेसिफिकली हम नहीं जा पाए थे, इतना मतलब बहुत ही माइन्यूट टॉपिक हो जाता है, तो ये सारे हमने पॉइंटर्स दे रखे थे, ठीक है। तो यूएस में क्या पॉजिटिव एंगेजमेंट है स्टेट एंड रिलीजन का, तो सेक्युलरिज्म बिटवीन इंडिया एंड यूएस ये भी हमने दे रखा था। हालांकि ये वाला क्वेश्चन दोनों नहीं आए डायरेक्टली, ठीक है, और ये पार्टनर वाला आ गया। हम गलत नहीं थे, लेकिन ये है कि यूपीएससी ने कुछ डिफरेंट दिया है। हालांकि ये 10 नंबर का था, इतना इंपैक्ट नहीं आना चाहिए था और इसको आप इजीली हैंडल कर सकते थे। अब बात ये आती है कि J&K, ये पुरानी न्यूज़ हो गई कि नेचर ऑफ J&K लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, डिस्क्राइब ब्रीफली द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इसमें थोड़ा सा आपको बस ये माइंड लगाना था कि यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी चाहे दिल्ली की हो चाहे पौंडीचेरी की हो, ठीक है, जिसमें लेजिस्लेचर है वो सब एक तरीके से रेगुलेट होंगी, बस एक तरीके से रेगुलेट होंगी, इतना लगाना था, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का हमने दे रखा था कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, मैं दिखाता हूँ क्या क्या दे रखा था। ये रहा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसमें जम्मू एंड कश्मीर बनाया, वो लेजिस्लेचर के साथ बनाया, लद्दाख बनाया विदाउट लेजिस्लेचर के साथ, ठीक है। और ये दोनों हमारी यूनियन टेरिटरी हो गई, ये सेंटर मॉनिटर्ड यूनियन टेरिटरी है, और इसमें क्या है, इसमें जम्मू एंड कश्मीर में हमारी लेजिस्लेचर है,
जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, लेजिस्लेचर है। ठीक है, अब इसमें यह बताया था कि गवर्नेंस ऑफ यूनियन टेरिटरी हमारी किस तरीके से होती है, क्या क्या प्रोविजंस हैं उसके, कि एडमिनिस्ट्रेटर हमारा अपॉइंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारी पावर होती है, प्रेसिडेंट उसको मॉनिटर करता है। ठीक है, और पब्लिक जो पुलिस होती है और जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सब हमारा प्रेसिडेंट के हाथ में ही होता है। ठीक है, तो ये हमने बता रखा था पहले से ही। उसके बाद कि किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है J&K का, वो है हमारा एसिमेट्रिक फेडरेशन, जहां पर हमारा सेंटर ज़्यादा पावर में होता है और हमारा जो स्टेट होता है वो कम पावर में होता है। तो उस तरह का आपको लिखना था कि लिमिटेशंस ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो ये जो हमारी, उससे हमारी क्या दिक्कत आई कि जो हमने जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया उससे क्या क्या दिक्कत आ सकती है। देखो विद एग्जांपल्स दे रखा है कि परसीव्ड इनइक्वालिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी इससे हो जाती है कि उसका भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन इसमें अलग अलग एग्जांपल दे रखे हैं आपको सारे जम्मू कश्मीर के। वीकनिंग ऑफ नेशनल यूनिटी हो जाती है। ठीक है, डेवलपमेंटल डिस्पैरिटीज इसमें हो सकती हैं। ठीक है, फिफ्थ स्केड्यूल ले गए, जैसे लद्दाख में क्या है कि वो मांग कर रहे हैं ना कि सिक्स्थ स्केड्यूल हमारा बना दो, तो सिक्स्थ स्केड्यूल हमने नहीं बनाया है। तो ये सारे पॉइंटर्स हमने एसिमेट्रिक फेडरेशन में दे रखे हैं, और रिफॉर्म किस तरीके से हम कर सकते हैं वो भी हमने इसमें बता रखा है। ठीक है, कि स्टेट काउंसिल उसको हम वापस से फुल स्टेट का दर्जा दे सकते हैं बेस्ड ऑन सिक्योरिटी कंसिडरेशन, सिक्स्थ स्केड्यूल हम लद्दाख को दे सकते हैं। तो ये सारे पॉइंटर्स हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आया हमारा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल प्लेज ए क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड एंश्योरिंग द साउंड गवर्नेंस थ्रू लीगल काउंसिल, डिस्कस द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स एंड लिमिटेशंस इन दिस रिगार्ड। सेम टू सेम क्वेश्चन हमने दे रखा है। अटॉर्नी जनरल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या, आर्टिकल 70, फंक्शंस एंड ड्यूटीज़। कोर्ट रिप्रेजेंटेशन करता है, लीगल एडवाइजर होता है, स्पेशल ड्यूटीज़ होती हैं, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है। ठीक है, अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट में हमारे अटॉर्नी जनरल ने किया था, और जो भी मतलब सेंटर को जो रिप्रेजेंट करता है हमारा अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, असाइन ड्यूटीज़ इसकी क्या क्या हैं। फिर राइट्स एंड प्रिविलेजेस कि पार्लियामेंट में बैठने की इसको आज़ादी होती है, राइट टू ऑडियंस इन एनी कोर्ट है। ठीक है, जो भी एमपी के लिए प्रिविलेजेस होती हैं वो ये एंजॉय करता है, लेकिन लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, कि प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वोटिंग राइट्स नहीं है, मतलब बिना गवर्नमेंट की परमिशन के प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कोई एक्सप्लिसिट प्रोटेक्शन नहीं है, कभी भी नौकरी जा सकती है, और बहुत रेस्ट्रिक्टेड रोल होता है। ठीक है, इश्यूज़ हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इंडिपेंडेंस कंसर्न है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमने पॉइंटर्स इसमें बहुत अच्छे से दे रखे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा इसमें आ जाएगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या, ड्यूटीज़ हैं उसकी, क्या क्या राइट्स हैं उसकी, और क्या क्या लिमिटेशंस है। ये तीनों पॉइंटर्स एग्जैक्टली आपको दे रखे थे, एग्जैक्टली मेंस के नोट्स में हमने बताया भी था ये कैसे करना है। ठीक है, अपने क्लासेस में। फिर आता है, बाकी सब मैं अगले वीडियोस में बनाऊंगा। 11th क्वेश्चन पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज फलक्रम विच एक्ट्स एज एसेंशियल चेक्स अपॉन द हाई फंक्शनरीज एंड सिटीजन्स अलाइक इन द व्यू ऑफ एबव ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है हमारी, एसेंशियल फैसेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्वेश्चन में ही दे रखा है। जुडिशियल डिसीजन कौन कौन से आए हैं सारा दे रखा है, देख लो। फिर इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रखा है कि जुडिशियल डिसीजन कौन कौन से हैं और क्या क्या इसके एस्पेक्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के। ठीक है, ट्रेडिशनल एस्पेक्ट, ट्रांसफॉर्मेटिव फीचर्स। ठीक है, जुडिशियल डिस्कशन कौन कौन से, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सच जुडिशियल इंटरवेंशन, वो सारा हमने इसमें दे रखा है। ठीक है, और ये जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ये भी हमने प्रैक्टिस में करा रखा है। कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये देखो कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस मतलब इसमें ये तो इंडिया एंड यूएस का कंपैरिजन है, ये भी क्वेश्चन आया है, इसका भी दिखाऊंगा मैं आपको।
ये देखो कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए या जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन देखो एग्जैक्टली हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन से आया हुआ है ये, कि करंट अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क एंड सजेस्ट वेज टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस। सेम टू सेम क्वेश्चन जो इसके सेकंड पार्ट में पूछा है ये, कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बीच में तुम ये बताओ कि क्या होना चाहिए और उसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो सेम टू सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि नीड फॉर कोड ऑफ कंडक्ट एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस क्यों ज़रूरी है, करंट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म हमारे क्या हैं, वो क्यों सक्सेसफुल नहीं है, उसके लिए नीड है, फिर वेज किस तरीके से हम जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर कर सकते हैं, वो क्वेश्चन हमने अलग से दे रखा है यहाँ पर, आप ये देख सकते हो। सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पहले लिखना है, फिर और ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का आपको बाद में लिखना है। तो ये 2 पार्ट में हमारा आंसर होगा, 15 नंबर का है, 3 पेज में आप आराम से लिख सकते थे इसको, ठीक है। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कन्फर्ड अमेंडिंग पावर ऑन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर। अमेंडिंग पावर दे रखी है ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर को। फ्यू प्रोसीजरल हर्डल, क्या क्या हर्डल इसमें आ सकती हैं अमेंडमेंट पावर में, ठीक है। एग्जामिन द प्रोसीजरल एंड सब्सटेंसिव लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें मैंने बताया था आपको कि रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिजिड फीचर्स में वो है जिसमें पार्लियामेंट आसानी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकता और उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। फ्लेक्सिबल फीचर क्या है, जिसमें वो कर सकता है। अब रिजिड फीचर क्या थे कि अगर पार्लियामेंट में राज्यसभा का रोल आ गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अगर उसमें स्टेट्स का रोल आ गया, अगर उसमें जुडिशरी का रोल आ गया, ठीक है, तब तो उसके लिए डिफ़िकल्ट है, अदरवाइज वो डिफ़िकल्ट नहीं है। तो राज्यसभा का रोल कब आ जाता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में राज्यसभा की मंजूरी लेना जरूरी है, ठीक है। राज्यसभा का इक्वल रोल है लोकसभा के हिसाब से। फिर जिसमें भी स्टेट्स में फेडरल प्रोविजंस हैं वो आ जाते हैं, तो उसमें स्टेट्स की परमिशन लेनी है, जैसे स्पेशल मेजोरिटी हो गई, ठीक है, तो वो दिक्कत है। फिर जुडिशरी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो भी गया, उसके बाद भी जुडिशरी उसको रोक सकती है अगर उसने बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करा है। तो जुडिशरी में बेसिक स्ट्रक्चर के जितने भी पॉइंटर्स हैं कि अगर सेक्युलरिज्म को वायलेट किया है, अगर जो है फेडरलिज्म को वायलेट किया, फंडामेंटल फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को, कि ठीक है, और बहुत सारी और चीज़ें हैं, सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट किया है, तो भाई दिक्कत होगी। जैसे एनजेएसी का जुडिशरी ने स्टक डाउन कर दिया था। तो ये 3 पॉइंटर्स के हिसाब से आप इसमें लिख के आते कि ये लिमिटेशन है अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट में, बट स्टिल पार्लियामेंट हैज सिग्निफिकेंट पावर्स ऑफ अमेंडमेंट। फिर वो सारी जो पावर्स हैं कि सिंपल मेजोरिटी से बहुत सारे अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है। फिर जो है जीएसटी हमारा अमेंडमेंट हुआ तो उससे कितना फ़ायदा हुआ, तो ये सारे पॉइंट्स आप बाद में लिख के इसमें आ सकते थे 12th नंबर क्वेश्चन में। अब मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ दे रखा है ये हमारे नोट्स में। सेम टू सेम क्वेश्चन है। पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर, इट कैन नॉट बी एनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन वेदर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट। तो इसमें जो जुडिशियल वाला पार्ट है कि जुडिशरी के हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तो केशवानंद भारती सारी इसमें जजमेंट्स दे रखी हैं। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का रोल रहेगा इसमें, ठीक है, कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो सारी जुडिशियल रिव्यू में जाएंगी। फिर बैलेंस ऑफ पावर रहेगा, जुडिशरी मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी देखनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट पे इम्पैक्ट आए। फिर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें, पार्लियामेंट इज़ नॉट सुप्रीम, ठीक है। फिर पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर इस पे दूसरे क्वेश्चंस भी हमने दे रखे हैं कि भाई जॉइंट सेशन राज्यसभा के साथ जो है इसमें पॉसिबल नहीं है हमारा अमेंडमेंट में, तो उसके हिसाब से हमने दे रखा है। फिर सिंपल मेजोरिटी एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो हमारी फेडरल प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से भी कुछ में 50% ऑफ स्टेट चाहिए, वो सारा बता रखा है। सिंपल मेजोरिटी से, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कौन कौन से अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से कौन कौन से अमेंडमेंट है पूरी लिस्ट दे रखी है आपको कि इस लिस्ट के हिसाब से पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी में पार्लियामेंट को जो है या तो राज्यसभा मतलब 50% ऑफ स्टेट्स की परमिशन चाहिए इन हमारे फैक्टर्स में, ठीक है। तो ये सारा अमेंडमेंट के लिए हमने स्पेसिफिक अलग से नोट बना रखा है अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और सेम टू सेम वही हमारी थीम से क्वेश्चन उठ के आ गया है, ठीक है। फिर डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ कोलेजियम सिस्टम इन इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ यूएसए। अब देखो इंडिया में एडवांटेज डिसएडवांटेज तो दुनिया बता देगी आपको, लेकिन स्पेसिफिकली यूएसए के कंपैरिजन में कौन देगा वो हमने दिया है भाई साहब, एग्जैक्टली प्रैक्टिस क्वेश्चन में सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हमने। देखो
क्योंकि न्यूज़ में ये चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए की दिक्कत आ रही थी, तो हमने वो इंक्लूड किया। एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेजियम सिस्टम, ये विद डायग्राम आपको दे रखा है, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, फोर्थ जज केस, ठीक है। तो आप आराम से लिख के आते हैं कॉलेजियम एनजेएसी में क्या दिक्कत है, मतलब क्या डिफरेंस है, वो भी दे रखा था, ठीक है। फिर इश्यूज एंड सॉल्यूशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में आपको लिखना तो ये आप लिखते हैं इसमें, ठीक है, कि भाई हमारे पास नेपोटिज्म है, चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, अनडेमोक्रेटिक है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को वायलेट करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया था कि प्रेसिडेंट के पास पावर होगी। फिर मेरिट एंड सीनियोरिटी डिबेट है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर है, फिर सॉल्यूशन भी दे रखे हैं कि जुडिशियल प्राइमेसी बट नॉट एक्सक्लूसिविटी, ट्रांसपेरेंसी मेजर्स हमारे होने चाहिए, स्ट्रेंथ एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, एनजेसी को रिवाइव करना चाहिए, मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट हमारी करनी चाहिए, जैसे फॉर्म फिल कराओ, फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू वगैरह हो जैसे यूपीएससी में होता है, फिर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस देनी चाहिए, वो सब हमने पॉइंट्स बता रखे थे। लेकिन ये बोल रहा है इंडिया और यूएस के बीच में कंपैरिजन, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करा रखा है। इंडियाज क्लोज्ड कॉलेजियन सिस्टम एंड यूएस पॉलिटिकल कन्फर्मेशन मॉडल रिफ्लेक्ट कॉन्ट्रास्टिंग फिलोसफीज इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, क्रिटिकली एग्जामिन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम इन इंडिया एंड द यूएस। ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है, सेम टू सेम, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है कि क्या डिफरेंस है इंडिया और यूएस में। अपॉइंटमेंट में ये डिफरेंस है, टेन्योर में ये डिफरेंस है, ट्रांसपेरेंसी जुडिशियल रिव्यू में डिफरेंस है। इंडियन जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इशूज़ हैं इंडिया में ये सारे, इसमें अकाउंटेबिलिटी इशूज़ ये हैं, ठीक है। इशूज़ विद इंडियन जुडिशरी, वे फॉरवर्ड, कि हम यूएस से क्या लर्न कर सकते हैं, कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इन कॉलेजियम को इंप्रूव कर सकते हैं, कोड ऑफ एथिक्स ला सकते हैं, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हम कर सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है थीम वाइज। और ये हमें कैसे पता लगा ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि करंट पर्सपेक्टिव से उस पर्टिकुलर थीम के हमने क्वेश्चन निकाले हैं करंट अफेयर बेसिस पे। तो इतना हम काम करते हैं, इतना डिटेल में हम काम करते हैं। फिर एग्जामिन द इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कि क्या फाइनेंशियल रिलेशन का मतलब इवोल्यूशन है। हाउ फार हैव द रिसेंट रिफॉर्म इम्पैक्टेड द फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया, कि रिसेंट रिफॉर्म्स क्या हुए हैं भाई, रिसेंट रिफॉर्म्स क्या हुए हैं फिस्कल फेडरलिज्म में। एक तो हमारा फाइनेंस कमीशन है, उसमें चेंजेस आए हैं डिवोल्यूशन में, दूसरा हमारा जीएसटी रिफॉर्म्स है, ठीक है। तो दो ही रिफॉर्म हुए हैं बेसिकली। अब इसका क्या इंपैक्ट है सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन में, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब पहले तो इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, ये देखो फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये पूरा हमने दे रखा है कि कौन कौन से टैक्सेस सेंटर स्टेट कर सकते हैं, ठीक है, ये पूरी डिटेल दे रखी है। टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट में, फिर स्टेट को कौन कौन से, ये तो खैर प्री वाली इंफॉर्मेशन है, मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ कि नॉन टैक्स रेवेन्यू का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सारी डिटेल हमने दे रखी है। ये आ गया हमारा जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल हमारा ये चेंज हुआ है, फिर फाइनेंस कमीशन से ये चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये हमने फैक्चुअल नॉलेज दी अपने नोट्स में। उसके बाद हमने क्वेश्चन ही पूछ लिया डायरेक्टली कि 16th फाइनेंस कमीशन डेलिब्रेशन ऑन इंक्रीजिंग द स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस हैव रीइग्नाइटेड डिबेट्स ऑन फिस्कल फेडरलिज्म, आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट, जो भी रिफॉर्म हम सोच रहे हैं उसका हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी तक क्या है 41% है, बोल रहे हैं कि 50% हमारा होना चाहिए। तो उसके क्या क्या फेवरेबल आर्ग्यूमेंट है, उन रिफॉर्म से क्या क्या पॉजिटिव होगा, उन रिफॉर्म से क्या क्या नेगेटिव होगा, यही तो पूछ रहा है वो, और पूछ ही क्या रहा है भाई। हाउ फार द रिसेंट रिफॉर्म इम्पैक्टेड द फिस्कल फेडरलिज्म, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट वो, नेगेटिव इम्पैक्ट वो। सेंट्रल स्टेट रिलेशन के आपको मैंने बता ही दिए, फाइनेंशियल रिलेशन के पॉइंटर्स, कि भाई कुछ टैक्स हमारे सेंटर के पास जाते हैं, कुछ टैक्स हमारे स्टेट के पास जाते हैं। जीएसटी हमारा अलग सिस्टम है इनडायरेक्ट टैक्स का। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है जो हमारा आया है। अब बताओ, ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन से, ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन से, ये थोड़ा टेंजेंशियल क्वेश्चन था, ठीक है। ये दो पार्ट में हमने बता रखा था, मतलब अलग अलग पार्ट आया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम दे सकते हैं कि 10% थोड़ा सा वेरी, ये सेम टू सेम हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन से आया है, ठीक है। फिर हमारा 11वां वाला कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम आया है, ठीक है। फिर हमारा ये अमेंडिंग पावर दो जगह हमने दे रखा था, दो जगह को मर्ज करके आपको करना था। और डिस्कशन कॉलेजियन सिस्टम हमारा एब्सोल्यूट आया है, और ये हमारा बिल्कुल एब्सोल्यूट आया है। अब आप बताओ, और अगर आप सारी क्लासेस करते हैं तो सारा पेपर हमारे पढ़ाए हुए में से आया है, प्री एंड मेंस।
मेंस में से ही कवर हो जाता है, लेकिन प्री की आप क्लासेस करते हैं तो एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आती, और मेंस की क्लासों में तो हम डिस्कशन करते ही हैं सारे क्वेश्चन का। एक एक टॉपिक को आपको 6-6, 7-7 बार रिवाइज करा रखा है मैंने, और सेम टू सेम क्वेश्चन सारे उठ के आ गए। आप बैच ज्वाइन करें, हमारा बैच आ रहा है 4 सितंबर से, और मेंस में निश्चिंत हो जाएं आप बिल्कुल कि सारे क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल आएंगे, और सारे क्वेश्चन हम क्लास में पढ़ेंगे भी, उसकी थ्योरी, और लास्ट में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल प्रेडिक्टेबल लाइंस पे, कोई किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 1500 क्वेश्चन कराऊंगा, 1000 क्वेश्चन हमारे PYQ रहेंगे, 500 क्वेश्चन मतलब 900 क्वेश्चन PYQ, 600 क्वेश्चन मैं प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन देता हूँ, और आपने देख लिया प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन में से कितने ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।